हम सबके साथ ना अक्सर एक बड़ी अजीब और बहुत परेशान करने वाली सिचुएशन होती है। हाँ, सही कह रहे हैं। मतलब सोचिए कि ऑफिस का एक बहुत ही नॉर्मल दिन है। हम अपने डेस्क पर बैठे हैं और पूरी तरह से अपने काम में मग्न हैं। तभी वहां से एक सहकर्मी गुजरता है और हमारे काम को लेकर या हमारे किसी तरीके को लेकर एक हल्का सा ताना मार देता है। एग्जैक्टली एक बहुत ही चुभने वाला ताना। या फिर मान लीजिए कि एक बहुत अहम मीटिंग चल रही है और बॉस सबके सामने कुछ ऐसा कह देते हैं जो बिल्कुल गलत है और लाइक अनफेयर है। हाँ, और उस एक पल में ना शरीर के अंदर बहुत कुछ होने लगता है। बिल्कुल, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, कान एकदम गर्म होने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे दिमाग में ना कोई अलार्म बज गया हो। वो एकदम पैनिक मोड ऑन हो जाता है। हाँ, और सच कहें तो हमारा पूरा दिन वहीं बर्बाद हो जाता है। मतलब रात को जब हम बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तब भी दिमाग में बस वही एक लूप चल रहा होता है कि यार मुझे उस वक्त ये जवाब देना चाहिए था। या फिर हम सोचते हैं कि मैं ऐसा कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। और देखो, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल। वो एक छोटा सा कमेंट हमारे दिमाग को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। हम शारीरिक और मानसिक रूप से एक फाइट मोड में चले जाते हैं। मतलब हमारी सारी एनर्जी बस उसी में ड्रेन हो जाती है। एग्जैक्टली हमारी सारी प्रोडक्टिविटी बस उस एक घटना को एनालाइज करने में या अपने बचाव में कोई तर्क करने में चली जाती है। ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं। एकदम सही बात है। और इसी साइकिल को तोड़ने के लिए ना आज के हमारे इस बेहद दिलचस्प चर्चा का विषय है नॉन रिएक्शन। मतलब प्रतिक्रिया न देने की कला। हाँ, आज हम रिएक्ट टू नथिंग, हाउ टू बिकम डेंजरसली कॉन्फिडेंट के कॉन्सेप्ट्स पर एक डीप डाइव कर रहे हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। और इस सफर में ना हम अर्जुन नाम के एक शख्स की कहानी से बहुत कुछ समझेंगे। अर्जुन की कहानी दरअसल हम में से किसी की भी कहानी हो सकती है। मतलब एक समय था जब वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता था। हाँ, हर छोटी बात पर भड़क जाना। राइट, बॉस का एक कमेंट हो या पार्टनर का खराब मूड या फिर किसी कलीग का ताना, हर छोटी बात उसे ना अंदर तक हिला देती थी। और इसी वजह से ऑफिस की पॉलिटिक्स में वो हमेशा मात खा जाता था। बिल्कुल, क्योंकि उसके रिएक्शंस बहुत प्रिडिक्टेबल थे। मतलब लोगों को पता था कि कौन सा बटन दबाने से अर्जुन भड़क जाएगा या सफाई देने लगेगा। लेकिन फिर अर्जुन ने शांत रहने की इस कला को मास्टर किया और अपनी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। तो आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही समझना है कि ये जो शांत रहना है या कोई रिएक्शन न देना है, ये कमजोरी की निशानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि सच तो ये है कि आज की इस दुनिया में जहाँ हर कोई हमारा अटेंशन खींचना चाहता है ना, हाँ, जहाँ सब चाहते हैं कि हम उनके उकसाने पर रिएक्ट करें। एग्जैक्टली, वहाँ रिएक्ट न करना एक असली सुपर पावर है। ये एक ऐसा मेंटल आर्मर है जिससे हम अपनी भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण पा सकते हैं और अंदर से एकदम अनशेकेबल या कहें तो अडेग बन सकते हैं। क्या बात है। तो चलिए सबसे बड़े और सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। मतलब बचपन से हमें जो कुछ भी सिखाया गया है वो तो इसके बिल्कुल उलट है ना। हाँ, हमें सिखाया जाता है कि अपने लिए खड़े होना सीखो, फाइट बैक करो, अगर कोई कुछ गलत कहे तो उसे उसी वक्त जवाब दो। सही बात है। तो अगर हमारी कंडीशनिंग ही ये है कि चुप रहना मतलब हार मान लेना है, तो फिर ये नॉन रिएक्शन वाली बात सही कैसे हो सकती है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब हमारे नवस में अर्जुन की कहानी का एक बहुत ही बेहतरीन वाकया है। हम्म एक दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में एक सीनियर सहकर्मी ने जानबूझ के अर्जुन की पूरी टीम के सामने उसकी झूठी बुराई की। वो उसे नीचा दिखाना चाहता था। हाँ, उसने कहा कि अर्जुन का काम हमेशा डेडलाइन के बाद आता है और उसकी क्वालिटी भी कुछ खास नहीं होती। अब अगर अर्जुन अपने पुराने अवतार में होता तो वो क्या करता? देखो, पुराना अर्जुन तुरंत खुद को डिफेंड करने के लिए कूद पड़ता। वो शायद अपना लैपटॉप खोलकर ईमेल्स के टाइम स्टैम्प्स दिखाने लगता, जोर जोर से बहस करता। हाँ, कि देखो मैंने तो टाइम पे भेजा था। बिल्कुल, और वो ये साबित करने की पूरी कोशिश करता कि वो सही है और सामने वाला गलत। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो सीनियर सहकर्मी असल में ठीक यही चाहता था। अरे हाँ, यही तो कैच है। मतलब अगर अर्जुन वहां सफाई देता तो वो सबके सामने डिफेंसिव और हताश दिखता और अनप्रोफेशनल भी। राइट। ऐसा लगता है जैसे वो सच में कोई गलती छुपा रहा है। लेकिन इस नए अर्जुन ने क्या किया? उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। कोई रिएक्शन बिल्कुल, मिक्स ने बस एक हल्की सी स्माइल दी, उस सहकर्मी की आंखों में आंखें डालकर कुछ पल देखा और पूरी शांति से मीटिंग के अगले टॉपिक पर मूव कर गया। वाह,
इस एक मूव से उस सहकर्मी के सारे हथियार ही छिन गए होंगे। एग्जैक्टली उसका सारा लेवरेज खत्म हो गया। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज खटक रही है। मतलब अगर हम इस तरह चुप रह गए तो क्या लोग हमें डोरमैट नहीं समझने लगेंगे? ये डाउट बहुत लोगों को आता है। मतलब एक ऐसा कमजोर इंसान जिसका कोई भी कभी भी फायदा उठा सकता है, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो लोग तो हमें ग्रांटेड ले लेंगे ना। ये एक बहुत ही वाजिब शंका है और ज्यादातर लोग यहीं पर मात खा जाते हैं। लेकिन देखो, नॉन रिएक्शन का मतलब पैसिव होना या डर जाना नहीं है। अच्छा। ना ही इसका मतलब अपनी भावनाओं को घोट देना है। इसे इस तरह से देखिए, ये एक बहुत ही सधी हुई रणनीतिक चाल है, लाइक अ स्ट्रेटेजिक मूव। एक स्ट्रैटेजी। हाँ, जब कोई उकसाता है और हम तुरंत रिएक्ट करते हैं तो असल में हम अपना रिमोट कंट्रोल उस इंसान के हाथ में दे देते हैं। हम उनके बिछाए जाल में फंस जाते हैं। ओहो, सही कहा। लेकिन जब हम साइलेंस चुनते हैं ना, तो हम अपना कंट्रोल अपने पास रखते हैं। हम ये तय करते हैं कि हमें अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं। मतलब महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम अपना स्टैंड जरूर लेंगे, लेकिन छोटी मोटी उकसाने वाली बातों को हम अपनी शांति भंग नहीं करने देंगे। एग्जैक्टली। और पता है, जब हम चुप रहते हैं ना, तो सामने वाला बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या मेरे शब्दों का इस पर कोई असर नहीं हुआ, या क्या ऐसे कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता। बिल्कुल। और इसी कंफ्यूजन में पावर डायनामिक्स पूरी तरह पलट जाते हैं। यार, ये पावर डायनेमिक्स वाला पॉइंट बहुत शानदार है। मतलब ये तो समझ आ गया कि हमें उनके बिछाए जाल में नहीं फंसना है और तुरंत रिएक्शन नहीं देना है। हाँ। लेकिन उस वक्त अंदर जो एक ज्वालामुखी फट रहा होता है, उसका क्या करें? वो सबसे मुश्किल हिस्सा है। मतलब जब कोई बहुत ही चुभने वाली बात कहता है तो अंदर जो गुस्सा और बेइज्जती महसूस होती है, उसे संभालना सबसे मुश्किल काम है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इमोशनल मास्टरी का एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप फॉर्मूला दिया गया है। जी हाँ, और ये फॉर्मूला इसलिए इतना कारगर है क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी साइकोलॉजी और सोचने के पैटर्न पर काम करता है। ये हमें रिएक्टिव मोड से निकालकर रिस्पॉन्सिव मोड में लाता है। तो इसमें पहला स्टेप है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। जब कोई ट्रिगर करे तो तुरंत जवाब देने के बजाय सबसे पहले ये नोटिस करें कि शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं। जैसे दिल की धड़कन बढ़ जाना या मुट्ठियां भिन जाना। हाँ, बस इस एक बात को मन में स्वीकार करना कि हाँ, मैं इस वक्त ट्रिगर हो रहा हूं और मुझे गुस्सा आ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। देखो, बिना अवेयरनेस के हम एक तरह से ऑटो पायलट पर होते हैं। कोई बटन दबाता है और हम बिना सोचे समझे अंधाधुंध रिएक्ट कर देते हैं। तो शरीर में हो रहे बदलावों पर ध्यान देना उस ऑटो पायलट मोड का स्विच बंद कर देता है। बिल्कुल। और फिर आता है दूसरा स्टेप, जो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रोसेस की जान है, वो है पॉज। हाँ, पॉज लेना बहुत जरूरी है। ट्रिगर होने और रिएक्शन बाहर आने के बीच में 3 से 5 सेकंड का एक गैप लेना, बस एक गहरी सांस लेना। और फिर आता है तीसरा स्टेप, चूज। मतलब तय करना। हाँ, यानी अब जब हमने खुद को संभाल लिया है तो सोच समझकर तय करना कि अब एक लॉजिकल रिस्पॉन्स देना है या फिर साइलेंस को चुनना है। अर्जुन की कहानी में इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण है। जब उसकी गर्लफ्रेंड ने एक दिन अचानक ताना मारा कि तुम तो कभी मेरी प्रायोरिटीज को समझते ही नहीं हो। ये बहुत कॉमन सिचुएशन है। हाँ, अगर ये पुराना अर्जुन होता तो उसने तुरंत पुरानी बातें निकालकर एक लंबी बहस शुरू कर दी होती। लेकिन इस बार उसने क्या किया? उसने सबसे पहले अवेयरनेस महसूस की कि उसे ये बात बुरी लगी है। फिर उसने पॉज लिया होगा। एग्जैक्टली। उसने 5 सेकंड का पॉज लिया, एक गहरी सांस ली और फिर उसने अपना रिस्पॉन्स चूज किया। उसने बहस करने के बजाय पूरी शांति से कहा, मैं समझता हूं कि तुम इस वक्त ऐसा क्यों महसूस कर रही हो, लेकिन अभी हम दोनों थोड़े इमोशनल हैं, हम इस बारे में बाद में आराम से बात करेंगे। वाओ, ये तो डीएस्केलेशन का एक मास्टर क्लास है ना? सारा ड्रामा जो एक बड़ी लड़ाई में बदल सकता था, वहीं खत्म हो गया। उसने भावनाओं को वैलिडेट भी कर दिया और खुद को उस इमोशनल तूफान में बहने से भी बचा लिया। आपको पता है, जब मैं इस पॉज वाले स्टेप के बारे में सोच रहा था ना, तो मुझे गाड़ी चलाने का ख्याल आया। अच्छा, कैसे? जैसे जब हम एक मैनुअल गाड़ी चला रहे होते हैं और हमें गियर बदलना होता है, तो हम सीधा गियर स्टिक को नहीं खींचते, हमें पहले क्लच दबाना पड़ता है। हाँ, क्लच जरूरी है। क्लच दबाने से इंजन और पहियों का जो सीधा कनेक्शन है वो एक पल के लिए टूट जाता है और फिर हम स्मूथली गियर बदल पाते हैं। क्या बात है। ठीक वैसे ही ये 3 से 5 सेकंड का पॉज हमारे दिमाग का क्लच है। ये बाहर के ट्रिगर और हमारी जुबान के बीच के ऑटोमेटिक कनेक्शन को कुछ पलों के लिए तोड़ देता है,
ताकि हम अपना गियर सोच समझकर बदल सकें। ये एनालॉजी इसे बहुत अच्छी तरह समझाती है। वो क्लच हमें एक स्पेस देता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस पूरी बात को थोड़ी और गहराई से देखें ना, बड़ी पिक्चर से कनेक्ट करें, तो हमें एक बहुत ही कड़वे सच का सामना करना पड़ेगा। वो क्या? कि हम इतनी जल्दी ट्रिगर होते ही क्यों हैं? इसका मूल कारण क्या है? ये सोचने वाली बात है। इस एनालिसिस के अनुसार इसका सबसे बड़ा और गहरा कारण है दूसरों से वैलिडेशन, यानी सहमति या तारीफ मांगने की हमारी भूख। ओहो, वैलिडेशन। हाँ, जब तक कोई इंसान इस वैलिडेशन सीकिंग के बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करेगा ना, तब तक कोई भी 3 स्टेप फॉर्मूला सिर्फ एक बैंडेड की तरह काम करेगा। ये बात गहराई तक चुभती है, लेकिन सच है। इसमें एक बहुत ही पावरफुल कोट का जिक्र है जिसने मेरा नजरिया बदल दिया। कौन सा कोट? द मोमेंट यू नीड समवन्स अप्रूवल, यू हैव ऑलरेडी गिवन देम योर पावर। बहुत पावरफुल है ये। मतलब जिस पल हमें किसी की अप्रूवल या वैलिडेशन की जरूरत महसूस होती है ना, हम उसी पल अपनी सारी ताकत उन्हें सौंप देते हैं। बिल्कुल। बॉस मेरी तारीफ करे, दोस्त मुझे कूल समझें, हम इसी अप्रूवल के पीछे भागते रहते हैं। और जब ये अप्रूवल नहीं मिलता या कोई आलोचना कर देता है, तो हम टूट जाते हैं और आक्रामक होकर रिएक्ट करते हैं। क्योंकि दूसरों से वैलिडेशन मांगना एक ऐसा जाल है जिसका कोई अंत नहीं है। ये एक बॉटमलेस पिट है। हाँ। आज अगर बॉस ने तारीफ कर दी तो आसमान में उड़ रहे हैं, कल अगर छोटी सी गलती निकाल दी तो सारा कॉन्फिडेंस जमीन पर आ गिरता है। मतलब हमेशा दूसरों के मूड के गुलाम बने रहते हैं। बिल्कुल। तो फिर इस गुलामी से आजादी कैसे मिले? इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सेल्फ वैलिडेशन और अपना एक मेंटल आर्मर यानी मानसिक कवच तैयार करना। इस मानसिक कवच को बनाने के लिए ना एक बहुत ही शानदार रोजाना की एक्सरसाइज बताई गई है। वो 3 सवालों वाली। एग्जैक्टली। हर रात सोने से पहले खुद से 3 बहुत ही आसान से सवाल पूछने हैं। पहला, आज मैंने क्या अच्छा किया? दूसरा, मुझे अपनी किस चीज पर या फैसले पर गर्व है? और तीसरा, कल मैं खुद को कैसे और बेहतर कर सकता हूँ? शुरुआत में जब हम खुद की ऐसे तारीफ करते हैं तो थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, लगता है कि क्या कर रहे हैं। लेकिन रोज ऐसा करने से दिमाग की वायरिंग बदलने लगती है। जब हम अपनी पीठ खुद थपथपाना सीख जाते हैं ना, तो दूसरों से तारीफ सुनने की वो जो हताशा या डिस्परेशन होती है वो खत्म होने लगती है। और जब वो हताशा खत्म होती है, तभी एक असली और अडिग कॉन्फिडेंस बाहर आता है। इसके साथ ही यहाँ इमोशनल डिटैचमेंट की भी बात की गई है। इसका मतलब पत्थर दिल होना नहीं है। हाँ, मतलब ये नहीं है कि कोई फर्क ही ना पड़े। इसका मतलब है अपनी ही भावनाओं को एक तीसरे व्यक्ति की तरह दूर से देखना, और सबसे जरूरी नेगेटिविटी को रीफ्रेम करना। रिफ्रेम करने का मतलब है नजरिया बदलना। जैसे अगर कोई कलीग लगातार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा पहला विचार होता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है या ये मुझे टारगेट कर रहा है। हाँ, हम पर्सनली ले लेते हैं। राइट। लेकिन इसे रीफ्रेम करके ऐसे सोचें कि इंटरेस्टिंग, ये इंसान अंदर से कितना खाली और इनसिक्योर है कि इसे मुझे नीचा दिखाकर खुद को बेहतर महसूस करना पड़ रहा है। क्या बात है। जब हम इस नजरिए से देखते हैं ना, तो सामने वाले का ताना कोई हथियार नहीं रह जाता। बिल्कुल। और जब इंसान के अंदर से ये वैलिडेशन और शांति आ जाती है, तो उसे बाहर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ दिमाग में कुछ सोच लेने से नहीं आता, ये करने से भी आता है। हाँ, हमारी बॉडी लैंग्वेज। एग्जैक्टली। बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बॉडी लैंग्वेज को लेकर इसमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और दिलचस्प तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला है पावर पोजिंग। पावर पोजिंग। दिन में 2 मिनट सीना तान कर खड़े होना, कंधे पीछे की तरफ और ठुड्डी थोड़ी ऊपर। दूसरा है वॉइस कंट्रोल, हमेशा धीमी और शांत आवाज में बात करना, क्योंकि तेज आवाज नर्वसनेस को दर्शाती है। बिल्कुल। फिर है सीधा आई कांटेक्ट करना, और सबसे मुश्किल चीज कंफर्टेबल साइलेंस। ये सच में मुश्किल है। मतलब बातचीत के बीच अगर कोई ऑकवर्ड साइलेंस आ जाए तो घबराकर उसे फालतू बातों से भरने की कोशिश ना करना। हाँ, हम तुरंत कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। लेकिन मैं यहाँ सच में एक चीज पूछना चाहता हूँ। जब हम ये सब पढ़ते हैं तो सुनने में थोड़ा सिली नहीं लगता? क्या सिली लगता है? मतलब सुबह सुबह उठकर शीशे के सामने 2 मिनट सुपरमैन की तरह पावर पोज बना के खड़े होना, क्या ये सब सच में काम करता है या ये सिर्फ फेक इट टिल यू मेक इट वाला मोटिवेशनल ज्ञान है? ये एक बहुत ही कॉमन डाउट है कि ये सब बनावटी है, लेकिन विज्ञान इस बात का पूरी तरह समर्थन करता है कि ये काम करता है। अच्छा। ये सिर्फ दिखावा नहीं है। हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे इंटरनल स्टेट का ना एक टू वे कनेक्शन है। हाँ, जब हम डरे हुए होते हैं तो हम सिकुड़ जाते हैं, लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है।
जब एक कॉन्फिडेंट पोस्चर बनाते हैं, सीना तानकर खड़े होते हैं, तो शरीर दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि हम सुरक्षित हैं और हम कंट्रोल में हैं। अरे वाह। इससे शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स कम होने लगते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले केमिकल्स रिलीज होते हैं। अगर शरीर शांत दिखेगा तो दिमाग भी उसी शांति को महसूस करेगा। ये तो कमाल की बात है। मतलब ये तो हो गई हमारे अंदर की बात। हाँ, हमने मानसिकता ठीक कर ली, बॉडी लैंग्वेज सुधार ली, लेकिन उन रियल लाइफ सिचुएशंस का क्या जहां सामने वाला इंसान बस अड़ ही जाए? मतलब जो जानबूझकर उकसाए। हाँ, जिसे हम आम भाषा में बहुत ही टॉक्सिक कहते हैं। अगर वो लगातार हमारे उस मेंटल आर्मर पे वार करता रहे तो क्या करें? ऐसे प्रोफेशनल बटन पुशर से निपटने के लिए कुछ बहुत ही एडवांस्ड तकनीकें भी हैं। हाँ, और जब बात टॉक्सिक लोगों की आती है ना, तो ये तकनीकें बहुत ही कारगर साबित होती हैं। इनमें सबसे पहली है द ग्रे रॉक मेथड। ये नाम ही बड़ा कैची है, द ग्रे रॉक मेथड, है ना? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग मैनिपुलेट करना चाहते हैं उनके सामने एकदम एक ग्रे रंग के पत्थर की तरह बोरिंग बन जाना है। कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं देना, कोई सफाई नहीं देनी, बस हाँ ओके अच्छा, जैसे बहुत ही नीरस जवाब देना। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। पूछिए। अगर कोई चिल्ला रहा है और हम बस या ओके कह रहे हैं, तो क्या इससे सामने वाला और ज्यादा नहीं भड़क जाएगा? शुरुआत में बिल्कुल भड़केगा। हाँ, वही। इसे एक्सटिंक्शन बर्स्ट कहते हैं। वो और जोर लगाएगा ट्रिगर करने के लिए। लेकिन ये समझना होगा कि टॉक्सिक लोग हमेशा आपके ड्रामा और इमोशनल आउटबर्स्ट पर पनपते हैं। उन्हें हमारा गुस्सा चाहिए होता है। एग्जैक्टली, एक सप्लाई की तरह। जब हम उन्हें रिएक्शन देना बंद कर देते हैं और पत्थर की तरह बोरिंग हो जाते हैं, तो कुछ समय बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली। हाँ, और वे अपना इंटरेस्ट खोकर किसी और टारगेट की तलाश में निकल जाते हैं। मुझे ये ग्रे रॉक मेथड सच में कमाल का लगा। मतलब मैं इसकी तुलना एक ऐसे इंसान से करूंगा जो हवा में पूरी ताकत से मुक्के मार रहा है। अरे वाह, बहुत सही एनालॉजी है। सामने वाला उकसाने के लिए घूंसे चला रहा है, लेकिन हम वहां हैं ही नहीं, हम कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे। तो होगा क्या? वो हवा में मुक्के मार मार कर अपनी ही एनर्जी खत्म कर लेगा और थकार कर बैठ जाएगा। बिल्कुल सही। और इसके अलावा एक और तकनीक है, ह्यूमर से डिफ्लेक्ट करना। हाँ, ये भी मजेदार है। जैसे अगर कोई सबके सामने ताना मारे कि तुम तो बहुत ही स्लो काम करते हो यार, तो डिफेंसिव होने के बजाय मुस्कुराकर कहें, हाँ यार, मैं तो कछुए वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, स्लो एंड स्टेडी। ये तो उनके वार की धार को एकदम कुंद कर देता है। बिल्कुल। और तीसरी तकनीक है प्रीएम्प्ट फ्रेमिंग। इसमें क्या होता है? अगर पता है कि मुश्किल बातचीत होने वाली है, तो शुरुआत में ही बोल दें कि देखिए, मुझे लगता है हम इस बात पर असहमत हो सकते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। ये पहली बातचीत से सारा तनाव निकाल देता है। हाँ, और यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात ये है कि ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, साइलेंस, पॉज, ग्रे रॉक, ये सब सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। इसके पीछे साइंस है, पक्की साइंस। हमारा शरीर रिएक्टिव मोड में कैसे काम करता है, इसका पूरा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हाँ, ये साइंस का एंगल इसे और भी पुख्ता बनाता है। तो चलिए समझते हैं इस साइंस ऑफ साइलेंस को। जब कोई ताना मारता है तो दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है? इसके लिए हमें अमिग्डाला हाईजैक को समझना होगा। अमिग्डाला हाईजैक? हाँ, हमारे ब्रेन में बादाम के आकार का एक छोटा हिस्सा होता है, अमिग्डाला। ये हमारा अलार्म सिस्टम है, सर्वाइवल सेंटर। एग्जैक्टली। हजारों साल पहले ये शेर को देखकर फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता था। मुश्किल ये है कि आज हमारे अमिग्डाला को एक जंगली शेर और एक ताना मारने वाले बॉस के बीच का फर्क नहीं पता। ओहो। तो जब कोई उकसाता है तो अमिग्डाला अलार्म बजा देता है। हाँ। और ये दिमाग के लॉजिकल हिस्से को, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसे कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेता है। इसी को अमिग्डाला हाईजैक कहते हैं। बाप रे। तो जब हम वो 3 से 5 सेकंड का पॉज लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो हम असल में उस अमिग्डाला के अलार्म को बंद कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ताकि लॉजिकल ब्रेन वापस आके कंट्रोल ले सके। मतलब जब हम गुस्से में कुछ गलत बोल देते हैं तो वो सिर्फ हमारी गलती नहीं होती, वो हमारे ब्रेन के अलार्म सिस्टम का, हमारे लॉजिक को हाईजैक करना होता है। बिल्कुल सही समझा। वो 5 सेकंड का पॉज ना बायोलॉजी को रीसेट करने का बटन है। वाओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम रिएक्ट करते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जो सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हाँ, स्ट्रेस तो बुरा है। लेकिन जब हम शांत रहते हैं तो एक कमाल की चीज होती है, हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स, यानी जो दूसरों की नकल करते हैं। एग्जैक्टली। ये मिरर न्यूरॉन्स सामने वाले के दिमाग को सबकॉन्शियसली सिग्नल भेजते हैं। अगर कोई चीख रहा है और आप शांत आवाज में जवाब देते हैं
तो कुछ मिनटों में वो इंसान भी अपनी आवाज नीची करने लगता है। अरे हाँ, ऐसा होता तो है। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो शांत क्यों हो रहा है। ये आपके मिरर न्यूरॉन्स का कमाल है, जो सामने वाले के दिमाग को आपकी शांति की नकल करने पर मजबूर कर देते हैं। यार, ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। मतलब हम अपनी शांति से बिना कुछ कहे सामने वाले के दिमाग के केमिकल लोचे को भी शांत कर सकते हैं। हाँ, ये एक असली सुपर पावर है। तो हमने पूरी थ्योरी समझ ली, साइंस समझ ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस बदलाव को परमानेंट कैसे बनाया जाए? ये जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसी चर्चा सुनते हैं, 2 दिन मोटिवेटेड रहते हैं और तीसरे दिन ऑफिस की कैंटीन में फिर किसी पर भड़क जाते हैं। अर्जुन को भी तो 6 महीने लगे थे ना। क्योंकि ये रातों रात होने वाला जादू नहीं है। बरसों की कंडीशनिंग तोड़ने के लिए माइंडसेट में गहरे बदलाव की जरूरत होती है। हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट शिफ्ट दिए गए, जैसे मुझे इसका जवाब देना ही पड़ेगा वाली सोच से बाहर निकलकर खुद से कहना कि मैं रिस्पॉन्ड करना या न करना चुन सकता हूं। ये मेरे कंट्रोल में है। हाँ, और इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कुछ टूल्स भी हैं, जैसे द 10-10 रूल। ओहो, ये रूल मेरा फेवरेट है। तो बताइए इसके बारे में। जब भी ट्रिगर महसूस हो, रुक कर पूछें, जिस बात पर मैं उबल रहा हूं, क्या ये बात 10 मिनट बाद, 10 घंटे बाद या 10 दिन बाद कोई मायने रखेगी? ज्यादातर ऑफिस पॉलिटिक्स में जवाब नहीं होता है। बिल्कुल। और अगर कोई चीज 10 दिन बाद याद भी नहीं रहने वाली, तो उस पर आज अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करें? सही बात है। एक और तकनीक है जिसे स्टॉप तकनीक कहा गया है। ये 4 स्टेप्स का एक्रोनॉमी है। STOP। हाँ, S मतलब स्टॉप, यानी फिजिकली रुक जाएं। T मतलब टेक अ ब्रेथ, एक गहरी सांस लें। O मतलब ऑब्जर्व, यानी भावनाओं को दूर से देखें। और P मतलब प्रोसीड, अब सोच समझकर आगे बढ़ें। ये बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन मुझे लगता है कि रोजाना परफेक्टली कर पाना मुश्किल है। और यही समझना जरूरी है, परफेक्शन लक्ष्य है ही नहीं। हम इंसान हैं, कभी कभी ट्रिगर होंगे और गुस्सा भी आएगा, ये नॉर्मल है। तो असली जीत क्या है? असली जीत ये है कि हम गिरने के बाद कितनी जल्दी रिकवर करते हैं। रिकवरी टाइम ही पैमाना है। मतलब पहले 2 दिन परेशान रहते थे और अब 10 मिनट में वापस शांत हो जाते हैं, तो यही सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल सही। तो आज के इस दिलचस्प सफर को समेटते हुए निष्कर्ष यही निकलता है, रिएक्ट टू नथिंग, रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग। बहुत खूब। रिएक्शन कमजोरी है क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, जबकि सोच समझ कर दिया गया रिस्पॉन्स एक ताकत है। और शांत रहने से बहुत सारी एनर्जी बचती है, जो पहले ओवरथिंकिंग में बर्बाद होती थी। और ये नॉलेज हमें सच्ची आज़ादी दिलाती है। हाँ, दूसरों के जजमेंट और मैनिपुलेशन से आज़ादी। जब बाहर की चीजें आपकी शांति भंग ना कर पाएं, तब आप असल में आज़ाद होते हैं। तो आज की चर्चा खत्म करने से पहले हम एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। अगली बार जब कोई बिना वजह गुस्सा करे या ताना मारे, तो उन्हें खतरे के रूप में देखने के बजाय ये सोचकर देखे कि वो व्यक्ति अंदर से कितना इनसिक्योर या डरा हुआ है कि उसे दूसरों को नीचा दिखाना पड़ रहा है। उनका गुस्सा उनके बारे में बताता है, आपके बारे में नहीं। इस नजरिए से दुनिया को देखकर देखिए, शायद आपको उन पर गुस्सा आने के बजाय तरस आने लगे। ये जीवन देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। तो शांत रहिए, अडिग रहिए और याद रखिए, कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में है।